अस्सलाम वालेकुम। फैमिली रीयूनियन वीज़ा जर्मनी के लिए जो है इसके हवाले से हम कुछ टॉपिक्स जो है वो पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अभी का जो टॉपिक है वो इस वीज़ा के लिए जो है वो जर्मनी के अंदर हमें जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें चेक कर लेनी चाहिए या कि हमें पूरी करनी है जब हम इससे वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस या एप्लीकेशन सबमिट होती है तो उसके बाद। तो जर्मनी के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो आपको पता ही है पिछली वीडियोस के अंदर भी आपने देख लिया होगा कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा में जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है वो टू मेजर जो है वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर वेरिफिकेशन बेसिकली इसको आप कह सकते हैं। एक तो ये है जो पाकिस्तान के अंदर होती है जो कि लॉयर के थ्रू होती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है उसमें जो कि आप सबमिट करते हो पर्टिकुलरली बर्थ सर्टिफिकेट्स दोनों के और अगर चिल्ड्रन हैं उनके लिए अप्लाई किया हुआ तो बच्चों के भी बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं इनकी वेरिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी होती है अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं तो उसके बाद जो है वो एक जो वेरिफिकेशन है जो कि पैरेलल में भी हो सकती है और मोस्टली पास्ट के अंदर जो है वो ये इस तरह से होता था कि पहले लायर वेरिफिकेशन उसकी रिपोर्ट आती थी उसके बाद जो है वो केस एक्सेसिबल होता था जर्मनी के अंदर ऑसलैंड बेओडे के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिसकी सर्विसेज जो है वो जर्म एम्बेसी इस्लामाबाद जो रिक्वेस्ट करती है लोकेट किया जाता है ऑसलैंड बेओडे के अंदर एक बंदा जिसका ये काम है कि वो ये जो है वो यहाँ पे मौजूद जो पार्टनर है उसकी वेरिफिकेशन करके तो अपनी स्टेटमेंट जो है वो एम्बेसी को और वीज़ा अप्रूवल भेजे। तो उनका दोनों काम होते हैं यानी वो जहाँ पे जो पार्टनर होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो चेक करता है और साथ साथ जो है वो उसने वीज़ा अप्रूवल भी जो है वो देनी होती है जो कि इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को भी एक दफ़ा जो है वो चेक करेगा। इवन जो वहाँ पे वेरिफिकेशन की रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिट एम्बेसी इस्लामाबाद में हुए वो भी इस जर्मनी के अंदर एक्सेसिबल होते हैं और वो उसको देखेगा। बहरहाल हम पर्टिकुलर जो है वो जर्मनी के अंदर जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। आप इस वक्त देख भी सकते हैं जॉब कंट्रैक्ट अगर आप जो है वो जॉब करते हैं तो उसका कंट्रैक्ट एक तो ये आपको जो है वो सबमिट करना होगा, ठीक है, इसकी कॉपी ऑन रिक्वेस्ट जब भी आपको ऑसलैंड अबाउट जो है वो इसके लिए कहेगा। या अगर फिर आपको बिजनेस वगैरह करते हैं तो बेवर्बे या मेल्डुम के नाम से सर्टिफिकेट होता है जो आपने अपनी ट्रेड या बिजनेस जो है वो रजिस्टर करवाया होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जगह देना होगा अगर कोई आप बिजनेस ओन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स जो है वो लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो देनी होगी। अच्छा, अगर आप जॉब नहीं करते बिजनेस वगैरह करते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर जो भी आपकी इनकम है 3 लास्ट मंथ्स की उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो या इनकम सर्टिफिकेट अगर आप साथ साथ इनकम टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं तो वो जो है वो आपको साथ में जो है वो अटैच करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपार्टमेंट का कंट्रैक्ट ये भी जो है वो मैटर करता है। अपार्टमेंट का जो कंट्रैक्ट है उसके अंदर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कंट्रैक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो क्या क्या है। एक तो ये है कि अपार्टमेंट का साइज़ मौजूद होना चाहिए उस कंट्रैक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसका रेंट जो है वो लिखा होना चाहिए और थर्ड नंबर पे वो कितने पीरियड के लिए कंट्रैक्ट है, अनलिमिटेड है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो उसका जो पीरियड है वो भी इसके अंदर जो है वो मेंशन, ये चीज़ें लाजमी उसके अंदर जो है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद तो इंश्योर्ड होते ही हैं जर्मनी के अंदर, लेकिन साथ-साथ आपके जो पार्टनर आ रहे हैं आपको जॉइन करने या आपके बच्चे अगर आपको जॉइन करने आ रहे हैं तो उनकी भी यहाँ पे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो नॉर्मली ये जो पब्लिक इंश्योरेंसेस होती हैं, अयोका या टीके वगैरह, तो ये जो है वो फैमिली इंश्योरेंसेस होती है, आप कन्फर्म इनसे कर सकते हैं कि और आपको ये सर्टिफ़िकेट भी जो है वो मोस्टली देना पड़ता है। और एक जो है वो इसके अलावा जो है वो एक आपको फॉर्म देते हैं। बेसिकली जो है ये फॉर्म जो है वो एक है ऑब्लिगेशन होता है कि आप वो साइन करते हो जी कि मैं इसकी जो है वो सारी इट्स काइंड ऑफ फेयर पब्लिशिंग क्लियरिंग यानी डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट वो आप साइन करके वो फॉर्म भी आपको जो है वो साथ में भेजना होता है। तो ये अगर आपको ईमेल के थ्रू भेजेंगे तो फिर वो अटैच होगा साथ में अटैचमेंट में ये फॉर्म
और अगर आपको लेटर आता है तो उसके साथ भी ये फॉर्म जो है वो आपको भेज देंगे। तो ये जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी करनी है, तो तभी जो है वो आपको यहाँ से क्लियरेंस मिलेगी। अच्छा, इम्पोर्टर यहाँ पे ये है कि देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है अभी, और पास में भी ये देखा गया कि फिर भी इसके बावजूद वीज़ाज जो हैं उसमें आइसलैंड पे ने रिजेक्शन लगाई है। देखें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है मैं कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ, ना मैं आइसलैंड पे के अंदर बैठा हूँ, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से और थोड़ा लॉजिकली कॉमन सेंस से जो मैंने असेसमेंट निकाली है वो आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ। ये गलत भी हो सकती है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो जो बंदा होता है उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमिन करनी होती है। अब ज़रा जस्ट फॉर अ मोमेंट जो है वो आप अपने आप को जो है वो उस बंदे की जगह रखें, और अब आप जो है वो किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। यानी आपको ये डिसीजन लेना है कि ये बंदा क्या फ्यूचर के अंदर इतना स्टेबल होगा कि ये आने वाले जो भी इसका पार्टनर है या इसके बच्चे हैं उनके एक्सपेंस को अफोर्ड कर सकेगा। उसके लिए जो है वो देखता है कि भी इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने लंबा है। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि आप प्रोबेबिशन पीरियड के अंदर हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का है, तो ये चीज़ उसके माइंड में डाउट क्रिएट करेगी। वो कहेगा कि एक तो ये प्रोबेबिशन पीरियड के अंदर है, तो इसकी जॉब जो है वो किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि प्रोबेबिशन पीरियड का मतलब ही ये होता है कि वो आपको किसी वक्त भी जो है वो 1 मंथ के नोटिस के ऊपर ना कर सकते हैं। ठीक है, और बगैर कोई रीज़न दिए आपको जो है वो ना कर सकते हैं। तो एक तो ये जो है वो प्रोबेबिशन पीरियड जो है ये उनके माइंड में डाउट क्रिएट करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोबेबिशन पीरियड जब हो तो बेहतर है कि जो है वो अपने फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। फिर कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट पीरियड होना, साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना, ये भी डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो देखते हुए वो लोग ये भी देखते हैं कि जी ये इसके पास जो अपार्टमेंट है उसका एक्सपेंस और उसकी जो सैलरी है। यानी फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो 1 साल का अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, और साथ में जो आपकी सैलरी है वो बड़ी एज के ऊपर है। एज का क्या मतलब, मैं आपको रफली बता देता हूँ। अपार्टमेंट का रेंट जो भी इसका जो है वो वाम मिटे है, प्लस यानी कि जो लोग समझ जाएंगे वाम मिटे का क्या मतलब, प्लस एक बंदे का 400 जो है रफली इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ, तो दो अगर लोग रह रहे हैं तो 800 प्लस अगर आपके अपार्टमेंट का रेंट 700 750 है, तो ये तकरीबन 1550 1600 जो है वो आपकी मंथली जो है वो सारे डिडक्शंस के बाद इतनी सैलरी होनी चाहिए। अब फर्ज करेंगे किसी की एग्जैक्टली 1600 है, रिक्वायर्ड भी 1600 थी, और उसके पास जस्ट जो है वो अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा सा रह गया, तो उनके जहन में ये चीज़ भी जो है वो डाउट क्रिएट कर सकती है, भाई इसको कल को अपार्टमेंट अगर थोड़ा महंगा मिला तो ये तो इसकी सैलरी ऑलरेडी जो है वो बड़ी एज के ऊपर है, यानी बड़ी मुश्किल से रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरी करे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जो है वो उनके माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो जब वीज़ा के लिए अलाउ होता है उन्हें अप्लाई करना, लेकिन उनको वीज़ा मुश्किल से मिलता है या उन्हें एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, उन्हें ब्लॉक अकाउंट शो करना पड़ता है। भले ही उनके पास पार्ट टाइम जॉब अच्छी भली हो, या उन्होंने जो है वो ज़्यादा उनके पास लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है समटाइम पार्ट टाइम का, उनके पास बैंक के अंदर अच्छे भले वैसे होते हैं, लेकिन वो कुछ हॉलैंड भी होने के वीज़ा ऑफिसर फिर भी मना कर देते हैं। अभी मैं रिसेंटली पास में एक केस देख रहा था कि वो बंदे की सैलरी ब्लू कार्ड की रेंज के अंदर थी, लेकिन वो जो है वो कोर्स और बाइट पे था, यानी उसकी कंपनी जो है वो कोर्स और बाइट पे थी। तो उसका केस के अंदर भी जो है वो क्या हुआ कि उन्होंने उसका वीज़ा जो है वो सिर्फ इस बात पे ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट कर दिया कि आपकी सिचुएशन वल्नरेबल है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी को कुछ पता नहीं कि वो आपको किस वक्त जो है वो फारिग कर दे। तो ये सारे फैक्टर जो है वो आप कंसीडर करके मेक श्योर तभी करें कि भाई आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि रिजेक्शन का मतलब आपको अपील फाइल करनी है, और वो उसी वक्त अपील एक्सेप्ट होगी अगर आपकी सिचुएशन में चेंज आई, और इस प्रोसेस को 1 साल और लग जाता है। तो बजाय ये कि 2-3 महीने की ज़्यादा जल्दी करने के, यहाँ पे वेट कर लें और थोड़ा लेट अप्लाई कर लें, ताकि जो है वो क्या हो आपके केस के अंदर जो है वो आपको टाइम मिल जाए और आप जो है वो इजीली जो है इस प्रोसेस से गो थ्रू हो सके। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो अपार्टमेंट की वो देखें, मिनिमम जो है वो 13 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होता है, 2 के लिए 26 और 3 के लिए जो अगर वो बच्चा है तो उसके लिए तो 4 से 6 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो वो आप इसमें ऐड कर लें, लेकिन फिर जब आपके साथ में चिल्ड्रन भी हैं तो फिर रूम्स भी मैटर करते हैं। यानी अगर आपके माशाल्लाह से दो जो है वो चिल्ड्रन है तो फिर उसके लिए आपके रूम जो है वो उसमें एक जो है वो बेडरूम जो शलाफ जिमर, या एक जो वन जिमर होता है लिविंग रूम हाल सा, और साथ में एक छोटा किंडर वाला जो है वो आपका रूम भी चाहिए होगा।
तो ये भी थोड़ी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। बट स्टिल आई होप कि आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर से जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने जब अप्लाई करना है तो कौन सी चीज़ें जो है वो आपने मेक श्योर करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछते हैं उसको भी इसके अंदर मैं जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हमने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर या सॉरी अपॉइंटमेंट जब हमने जो है वो अपॉइंटमेंट हमारी आ जाती है और उसके लिए हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं तो क्या उस वक्त हमारे पास अपार्टमेंट होना चाहिए? मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा है कि अगर हम पहले से अपार्टमेंट्स ले लें तो हमारा इतना फ्री में जो एक्सपेंस होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब अपॉइंटमेंट आती है तो उस वक़्त आपने ये ट्राई करनी है कि आप डॉक्यूमेंट्स वैसे सबमिट कर दें, आप सिंगल रूम में भी रह रहे हैं तो वो कोई मसला नहीं। लेकिन एक एस्टीमेट आपका होना चाहिए कि उस वक़्त आपने जो है वो अपार्टमेंट ढूँढना शुरू कर देनी क्योंकि मैक्सिमम 2 टू 3 मंथ्स जो है वो औसलैंड पे उठेगी आपको इन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो कॉल आ जानी। तो इतनी देर में आपने अपॉइंटमेंट की डेट के अंदर बेहतर है 1 से 2 महीने के अंदर अपना अपार्टमेंट जो है वो अरेंज कर लें, जब आपकी अपॉइंटमेंट के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। खुश रहें, दूसरों को जो है वो खुश रखने की कोशिश करें। क्वेश्चन हो तो हेजिटेट नहीं करें, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।